हे दोस्तों, मैं सुरेंद्र, प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड गेम डिजाइनर, और इस चैनल पर मैं शेयर करूंगा ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलस्ट्रेशन एंड डिजाइन। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो, और साथ ही ज्वाइन करिए इस वंडरफुल क्रिएटिव जर्नी को। और इसके साथ मैं आपसे कहूंगा कि ग्रैब योर ऑल ड्राइंग टूल्स एंड लेट्स मेक समथिंग न्यू टुगेदर। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इमेज रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेनी है अपना अकॉर्डिंगली, जैसा भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो जैसे मैं, और इसके लिए यूजली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं Pinterest या गूगल लिंक से इमेज डाउनलोड कर लूँ और अकॉर्डिंगली मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग में अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करूँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑल कैरेक्टर बनाना है मुझे, और ऑल कैरेक्टर के लिए मैंने एक इमेज रेफरेंस ली थी और उसके मैंने सिंपल ब्रेकआउट्स कर लिया। अब उस सिंपल ब्रेकआउट्स करने के बाद आपको उसे और मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टाइलाइज बनाना चाहते हैं, बहुत कार्टूनी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस ब्रेकआउट को यूज करना है 3 पार्ट में डिवाइड करके, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उन्हीं के ऊपर जो आपने ब्रेकआउट किए हैं उसी के ऊपर आपको स्केचिंग करनी शुरू कर देनी है, अपने डिफाइन करना शुरू कर देना है, कैरेक्टर को डिफाइन करना शुरू कर देना। अच्छा, आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीज़ें आपको, जितना भी कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन करना है वो आप इनिशियल स्टेज पे कर लें। इससे होगा क्या कि जब आप उसे फाइनल करेंगे तो हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन हम कलरिंग में भी करते हैं, बट मेजर चेंजेस हम सिर्फ इनिशियल स्टेज पे ही कर लेते हैं, ताकि जब हम फाइनल करें तो वहाँ पे हमारा एफर्ट उतना ना लगे, हम सिर्फ कलरिंग पे फोकस कर पाए, कलरिंग को इनहेंस कर पाए। तो अच्छा, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहनी है, मैं शुरू में नहीं बोल पाया। तो अगर आपको मेरा चैनल, ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, मेरे चैनल पे आइए, और आप काफ़ी सारा आर्ट मटेरियल मैंने इसमें डाल रखा है, वो देखिए। मुझे भी बहुत खुशी होगी जब लोग आएंगे, और आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि वो मेरे इस चैनल को अपना कंटिन्यूसली वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ, उस पर व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं और लोग दिखते हैं। हालांकि इस टाइम ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे, बट जो भी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक्स है मेरे सब्सक्राइबर को। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और इस वंडरफुल जर्नी को हम एक साथ एज एन आर्टिस्ट शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने स्केचिंग को कंप्लीट रफ मैंने बना लिया, उसमें फाइनल आउटलाइन कर रहा हूँ। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको करने ही करना है एज एन आर्टिस्ट। आपको ये अपनी प्रैक्टिस में ही लाना है, क्योंकि क्या है कि ये ऐसा है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई कितना भी कहे कि इतने टाइम में ये बना लेंगे, इतने टाइम में, नहीं, आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपके प्योरली आपकी मेहनत है और आप कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने आर्ट पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोग आपको चैनल पे, अपने चैनल पे कुछ भी बताते हैं कि 2 मिनट में हो गया, ये 1 मिनट में हो गया, ये इतना ऐसे जल्दी हो गया, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है, सिखाने के लिए नहीं होता। सीखता आदमी कब है, जब वो एक उसको सही गाइडेंस मिलती है और वो कॉन्सेंट्रेट करता है अपने आर्ट पे। और साथ साथ में सिर्फ ये ऐसा नहीं करता है कि मैं ऐसी आर्ट बना रहा हूँ तो मैं आपको उसके टेक्निकल एक्सपेक्ट भी बताता हूँ, और वही बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं या चलिए आप प्रोफेशनल भी हैं, और प्रोफेशनल है बट आपकी रीच उस हिसाब से नहीं बनी है या काम आपका उतना इनहेंस नहीं हो पाए, होता है, कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बट डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मेरे दिए गए टिप्स को फॉलो करिए, और जैसे जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ उसी चीज़ को फॉलो करिए, आप आराम से वो सारी चीज़ें कर लेंगे। तो जब स्केचिंग आप फिनिश कर लें तो इसके बाद आपको करना क्या है कि कलर ब्लॉकिंग कर लेंगे। कलर ब्लॉकिंग से कि कलर ब्लॉकिंग क्यों करते हैं? कलर ब्लॉकिंग बेसिकली हम मोड के लिए करते हैं कि कैसा कलर मोड आपको अपने आर्ट में देना है। अकॉर्डिंगली आप उसको एक भी कलर मोड बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपकी, ये टोटली आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कलर ब्लॉकिंग और कितना कलर मोड वो अपने आर्ट में यूज करेगा। तो यहाँ पे मेरे 2 लिए हुए हैं।
तो वार्म है और एक कूल है। तो ये वार्म और कूल का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने हर आर्ट में करनी ही करनी है। और जब जैसे-जैसे आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी आर्ट और सुंदर बनेगी और ब्यूटीफुल बनेगी। और जैसे कि कुछ लोग अब काफ़ी सारे लोग मैनुअल पे काम करते हैं जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल से वो फैसिलिटी नहीं होती है कि उनके पास महंगा टैबलेट नहीं है, उनके पास सिंटीक नहीं है या उनके पास डेस्कटॉप नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो पेपर पे ड्राइंग करें। मैंने भी बहुत मैनुअल वर्क किया है और मैनुअल वर्क करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट मुझे डिजिटल पे काम करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं, जो मेरे बहनें हैं, जो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आर्ट लाइन में अपना करियर बनाएँ, अच्छे से ग्रो करें, तो इसके लिए आपको डिजिटल आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आप पब्लिशिंग एरिया में जाएँ या आप गेमिंग इंडस्ट्री में जाएँ, चाहे आप एडवर्टाइज़मेंट में जाएँ, चाहे आप एनिमेशन में जाएँ, जहाँ पे भी जाएँगे, डिजिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिजिटल में हम डेटा को सेफ रखना सिक्योर रखना बहुत ईज़ी होता है, मैनुअली रखना बड़ा मुश्किल होता है, आप पेपर को कितना सँभालेंगे। हाँ, तो इसीलिए और डेटा को, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे अब आर्ट में है या गेमिंग में हो गया या इलस्ट्रेशन में हो गया या आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो गया, वहाँ पे क्या है ना, हम डेटा को रीयूज़ भी करते हैं, तो मैनुअल तो हम यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये एक ड्रॉबैक होता है कि मान लीजिए मैंने कोई कैरेक्टर बनाया और वो कैरेक्टर हिट हो गया, तो अब उस कैरेक्टर में मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप क्या दोबारा जाके मैनुअली उस ऐड ऑन पे इसमें करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैनुअल आर्ट को एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जैसे आपने कर दिया वो वैसे ही रहेगा। चाहे वाटर कलर पे आप काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इसके मैनुअल में ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं कि जो हर एक आर्टिस्ट फेस करता ही है। और बाकी डिजिटल में क्या ना, ये चीज़ नहीं है, तो डिजिटल इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसीलिए मैंने डिजिटल काम करना शुरू किया मैनुअल में, क्योंकि एक तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट थी और दूसरी चीज़ की जब मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं, जो जैसा ट्रेंड चल रहा होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं रेस में पीछे हो जाएंगे। आप मैनुअल करिए, आपका इंटरेस्ट है बिल्कुल करिए, क्योंकि मैनुअल करने से आपको जो बेसिक जो फंडामेंटल्स क्लियर होंगे वो शायद डिजिटल में आपको नहीं हो पाएंगे। अब मान लीजिए आप शुरू से डिजिटल कर रहे हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल आप कैसे करेंगे, क्योंकि लोग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस इमेज यूज़ करिए, तो कुछ तो ऐसे भी करेंगे कि वो उस इमेज को ही ट्रेस कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट अवर आर्ट, ठीक है ना। और आपको वो रेफरेंस लेना है, सिर्फ उसको कॉपी नहीं करना है। रेफरेंस लेना अलग होता है, कॉपी करना अलग होता है। अगर आप कैरेक्टर को ही कॉपी करने लग जाएंगे तो एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आर्ट में करना। और इसके साथ साथ में आपको थोड़ी स्टडी भी करनी है, जैसे कलर लाइटनिंग क्या होती है, लाइट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और कैसे हम आर्ट में अप्लाई करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने आर्ट में डालेंगे, और क्योंकि जब अपने आर्ट में अप्लाई करेंगे, उसमें और इनहेंस करेंगे अपने आर्ट को, तो इससे आपकी आर्ट को और बेनिफिट होगा और ज़्यादा आप एज एन आर्टिस्ट आप और ग्रो करोगे। तो यहाँ पे जैसे कि अब मुझे बातें करना बहुत मज़ा आने लगा। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैं बड़ा हेजिटेट होता था कि मैं बात कैसे करूँगा, लेकिन अभी मेरे को बहुत मज़ा आता है बात करने। तो मैं बहुत एंजॉय भी करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में एक इच्छा थी कि जो मुझे नॉलेज हो रही है और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत जब इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि एक तो आपको गाइडेंस नहीं मिलता, और गाइडेंस नहीं मिलता और लोगों को पता भी होता तो भी वो नहीं बताते, आपको सही चीज़ कोई नहीं बताएगा कि कैसे एक्चुअल में ग्रो करना। खाली वीडियोस देख के आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको ग्रो करने के लिए एक राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर डायरेक्शन ही नहीं पता होगा तो आप कैसे चीज़ करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसका आगे मुझे बेनिफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो जब आपको पता चल जाए कि हमारे डेस्टिनेशन कहाँ है और हम किस वे से चल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, तो आपका रास्ता और ईजी हो जाता है और आप और एफर्ट के साथ काम करते हैं। तो मेरा बस यही है कि आपको मैं मोटिवेट रखूँ और आपको निरंतर कंटिन्यूसली मैं आपको आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, आपको बताता रहूँ। तो ये मेरे जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं ये सब मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है, मुझे नीड नहीं है,
लेकिन पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरे अगर कुछ बताने से किसी एक भी बंदे का अगर भला हो गया, जो जिसको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, हो सकता है वो बंदा किसी गाँव में बैठा हो, वो वीडियो देख रहा हो और वो आर्ट के लिए बहुत पैशनेट है, बट बिकॉज़ ऑफ रिसोर्स उसके पास कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है कि उसको कैसे क्या करना है, तो ये वीडियो से उसको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि उसको जो भी ऐसे बंदे हैं जिनको नहीं वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और ये चीज़ देखकर वो सीखें और समझें। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है, आपके पास टैबलेट नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप मैन्युअली उस चीज़ को अप्लाई करें, आप मैन्युअली करें। तो क्योंकि क्या है कि एक्सप्लोरेशन करना, चाहे आप मीडियम चेंज कर लिए आप तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मीडियम नहीं मिल रहा और आपके पास एक ही सिंगल मीडियम है, तो उसी मीडियम को आप यूटिलाइज़ करो और सीखते जाओ, करते जाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह मैंने इसमें शेडिंग की, कैसे लाइट दी। तो क्या कि हमेशा कहता हूँ कि लाइट टू डार्क की ओर जाइएगा, बहुत डार्क से काम मत शुरू करिएगा, क्योंकि बाद में फिर मैनेज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब जैसे मैं सिर्फ़ आर्ट कलरिंग में क्या होता है कि आप अपने एग्ज़िस्टिंग आर्ट को, जो आपकी एग्ज़िस्टिंग स्केच है, उसी को आप और एनहांस कर रहे होते हो और उसमें लाइट डाल रहे होते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे सारे काम कर लेने हैं, ताकि आप जब आर्ट अपनी करो, जब आप फाइनल कलरिंग करो, तो वहाँ पे आपके लिए सिर्फ कलर पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको शेप की चिंता नहीं रहे। थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट करने की ज़रूरत नहीं, बस आप करते रहिए और बस एंजॉय करते रहो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। धीरे-धीरे क्या होगा कि आपको भी आइडिया लगेगा कि और कैसे हम कहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें, ब्राइटनेस कैसे करनी है, कंट्रास्ट कैसे लेके आना, फॉर्म और टूल कैसे यूज़ करना है। तो अभी तो मैं जैसे सिंपल कैरेक्टर पे काम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बैकग्राउंड पे भी आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड भी कैसे बनाते हैं। तो ये जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसे करते हैं, और क्योंकि ये एक स्टेप है। आप डायरेक्टली अगर एक बड़ी आर्ट उठा लेंगे, आप जैसे आपको एक वॉल दे दी जाए पेंट करने के लिए कि आप इस वॉल पे पेंट करो, लेकिन आपने कभी पेंट एक छोटे स्केल पे नहीं किया, तो आप बड़े स्केल पे भी नहीं करना। तो आपको पहले छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने आप को सेट करना है और पकड़ बनानी है, आपको हैंड होल्डिंग करनी है, देन इसके बाद बड़ी चीज़ों पे मूव करना है। तो ये आर्ट का यही एक प्रोसीजर है, यही एक सिंपल थॉट है कि आप अपने आर्ट में कैसे-कैसे चीज़ें कर सकते हैं। और आर्ट देखिए आपकी तब इन्हांस होगी जब आप कंटिन्यूअसली इस पे काम करें और उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखें, आप अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि मोटिवेशन किसी भी काम के लिए ज़रूरी है और आर्ट पेशेंस का काम है। अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत परेशानी होगी, आप आर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी आप अच्छे आर्टिस्ट देखेंगे, उनमें पेशेंस बहुत होता है। क्योंकि क्या है कि आप जैसे पेंटिंग भी बना रहे हैं ना, तो पेंटिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप ऑयल पेंट कर रहे हैं तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, फिर आप उस पे काम शुरू करो, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप उस पे काम करो, रिवर्क करो। तो ये प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है कि बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको कई घंटे लगते हैं पेंटिंग बनाने के लिए, आपको कई घंटे लगते हैं। इसी तरह आर्ट में भी आप चाहे डिजिटल करें चाहे मैनुअल करें, तो वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा। तो मेरी वीडियो फास्ट आपको ज़रूर लग रही होगी, बट एक आर्ट बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी इंक्लूड होता है कि बनाना क्या है, वो भी तो हम काम करेंगे। फिर एप्रोप्रिएट हम रेफरेंस इमेजेस सेलेक्ट करते हैं कि कैसा जाएगा, कैसा लगेगा, कैरेक्टर में हमें क्या डालना है। तो अभी तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अगर एक पर्टिकुलर आपको पायरेट बनाना है, तो पायरेट कैरेक्टर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तभी तो आप वो कैरेक्टर डिज़ाइन कर पाएंगे, अदरवाइज वो फिर वो फील नहीं आएगा जो आप चाहते हैं अपनी आर्ट में डालने। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें भी आप करते रहें, देखते रहें, और साथ के साथ जब भी आपको टाइम मिले तो मार्केट जाएँ, मार्केट तो जाते होंगे, टाइम मिले ना मिले मार्केट तो जाते होंगे, तो कोशिश करिए बुक स्टॉल पे जाएँ, बुक स्टॉल में बुक्स देखें, और टॉय शॉप में जाएँ, वहाँ पे टॉय देखकर खरीदना नहीं है आपको सिर्फ देखना है कि वो टॉय का शेप कैसा है, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो
और ऑब्जेक्ट था, ये छोटी-छोटी डायरीज़ होती हैं, नोटबुक्स होते हैं। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे आपकी ऑब्जर्विंग स्किल एनहांस होगी, आपकी ऑब्जर्विंग स्किल बढ़ेगी। और जब ये स्किल बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली जब आप आर्ट बनाएँगे, कुछ भी बनाएँगे, तो आपके माइंड में स्टोर होता रहेगा। माइंड में स्टोर होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रेफ़रेंस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप एक पर्टिकुलर थिंग पे काम कर रहे हो या कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए आप कुछ ही हो। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको कोई ग्लास ही बनाना है, लेकिन अगर ग्लास आपने देखा नहीं है, तो आप ग्लास कैसे बनाओगे? और ग्लास भी कई तरीके के हैं। अब उसमें आपको शेप चूज़ करना है कि किस तरीके का रियलिस्टिक बनाना है, सेमी रियलिस्टिक बनाना है, कार्टून बनाना है, स्टाइलाइज़ बनाना है, ठीक है? तो ये और हाइपर स्टाइलाइज़ बनाना। हाइपर स्टाइलाइज़ में आपके शेप मैटर नहीं करता, आप शेप कैसा रख रहे हो, उसमें बस ये लगता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट लगना चाहिए, ठीक है? उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी वो नहीं जानी चाहिए, बट शेप मैटर नहीं करता है। हो सकता है वो जैसे आप सिलिंड्रिकल आप ग्लास ले तो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी कोन शेप में हो और या उसका जो एंगल हो वो थोड़ा-सा टिल्टेड हो, लेकिन वो स्टिल वो ग्लास लगेगा। तो वो कैसे हाइपर स्टाइलाइज़ पे भी काम कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अभी ये जर्नी है, ये जर्नी आज की नहीं है, ये जर्नी ऐसा नहीं कि कल खत्म हो जाएगी, ये जर्नी तो लंबी टर्म चलेगी। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इससे वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपके साथ काम करते-करते कई सारी चीज़ें डिस्कस भी करता रहूँगा। क्योंकि क्या है कि अब मैं बताऊँगा आपको कि ये ऐसे बनाना, वैसे बनाना, तो बोर हो जाओगे, आपको देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरह कलर उठाना है, किस तरह पिक करना है, किस तरह से ब्रश चलाना है। तो और ब्रश कैसे बनाते हैं आप जैसे फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो फ़ोटोशॉप में आपको ब्रश कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। और मैं एक चीज़ और भी सोच रहा था कि अभी तो जैसे कैरेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, तो मैं टेक्स्ट से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा कि टेक्स्ट को कैसे हम मॉडिफ़ाई करते हैं और टेक्स्ट में स्टाइलिंग कैसे करते हैं। जैसे गेमिंग में आपने देखे होंगे कि टेक्स्ट बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही डायनामिक लगते हैं, तो वो टेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट आपको कहीं मिल ही जाए। तो आर्टिस्ट क्या होता है कि एक फ़ॉन्ट उठाता है, फ़ॉन्ट को मॉडिफ़ाई करता है अपने एंड पे, रस्टराइज़ करके उसे मॉडिफ़ाई करता है, फिर कलर डालता है, देन इसके बाद उसको एनहांस करता है। तो जैसा भी उसके माइंड में चल रहा होता है या जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली ही वो सारी चीज़ें करता है। तो देखते-देखते देखिए हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गया, हमारा कैरेक्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इस वीडियो को बार-बार देखें और जानिए कि कैसे काम हमें शुरू करना है। मैटर नहीं करता है आपके पास टैबलेट है कि नहीं है, पीसी है कि नहीं है, आपके पास पेपर है, पेन है, पेंसिल है, आप उठाइए और कैरेक्टर डिज़ाइन करना शुरू कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको काम करना। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूटी माँगती है। अगर आप आज करेंगे कल छोड़ देंगे तो भी काम नहीं बनेगा। तो बेहतर है कि आप कंटिन्यू अपना फ्लो बनाए रखें, फ्लो को मत तोड़ें। तो किस तरीके से कैरेक्टर कंप्लीट करना है, फिर उसमें बैकग्राउंड ऐड करना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप जाइए मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारा आर्ट मटेरियल पड़ा है, बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, शॉर्ट्स पड़े हैं, देखिए कि कैसे क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं और क्या-क्या चीज़ें मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ठीक है, एंजॉय करिए, लेकिन आर्ट बनाते रहिए, ब्रेक मत करिए, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू वेरी मच।